गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों का बालाजी कॉमर्स प्रोफेशनल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी तक मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी का लगभग 5 लेक्चर दे दिया है। उसमें मैंने बता दिया कि अकाउंटेंसी क्या है, इसका ओरिजिन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है और अकाउंटेंसी आती कैसे है कि नहीं। और उसमें हमने बात की कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं अकाउंटेंसी के, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बोला था कि मैं स्टार्ट करूंगा, आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन प्रमाप। थोड़ा और आप लोगों को बता दूं कि जैसे इस समय मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था कि एक दिन गैप करके या हफ्ते में मैं 2 या 3 वीडियो आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन कुछ व्यस्तता होने की वजह से मैं आप लोगों को पूरा वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन यह है कि कुछ दिन की समस्या है, उसके बाद मैं आपको अल्टरनेट एक वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। तो जैसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, लेखांकन प्रमाप, लेक्चर नंबर 6 हम बात कर रहे हैं, जो 5 मैंने बता दिया है। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, लेखांकन प्रमाप क्या होता है, पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको। जैसे हम लोग अकाउंटेंसी का वर्क करते हैं, जैसे अकाउंटेंसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप लोगों ने देखा कि जैसे अकाउंटेंसी बेसिकली 5 स्टेप में पूरी होती थी, है कि नहीं। ट्रांजैक्शंस होता था और उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे, है कि नहीं, और समराइजिंग करते थे, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करते थे। बेसिकली 5 स्टेप होता था। अब 5 स्टेप 1 साल में कंप्लीट होता था, जहाँ से हमें प्रॉफिट लॉस मालूम होता था। अब जैसे मैं बात करने वाला हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या चीज़ है। जैसे देखिए, जो प्रैक्टिशनर है, जो कह सकते हो जो पेशेवर जो संस्थाएं हैं, जो प्रैक्टिशनर, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अकाउंटेंसी का, उनमें एक सार्वभौमिकता लाने के लिए, उनमें एक समानता लाने के लिए ICAI से, हमारे इंडिया में ICAI इंस्टीट्यूट है जो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर को गवर्न करता है। 2 संस्थान हमारे यहाँ अकाउंटिंग के काम करते हैं यहाँ इंडिया में। एक ICAI है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दूसरा हमारा है ICWA, द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये 2 संस्थान हमारे अकाउंटिंग स्ट्रक्चर को गवर्न करते हैं इंडिया में। इसी तरह से कि जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताता है कि भाई जैसे देश में, हमारे इंडिया में जो प्रैक्टिशनर हैं, जो लोग अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें कोई बदलाव ना हो कि भाई मान लीजिए कि एक आदमी दूसरी तरह से अकाउंटिंग रख रहा है, दूसरा आदमी दूसरी तरह से अकाउंटिंग रख रहा है, तो इससे अगर अलग अलग होगा तो उनमें कभी कह सकते हो कि विश्वास नहीं लोगों का आएगा, या उस पर एक समानता नहीं निश्चित हो पाएगी। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है ICAI इंस्टीट्यूट कि सब में एक सार्वभौमिकता लाने के लिए, समानता लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर किया जाता है। अब जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या चीज़ है, लेखांकन प्रमाप, जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। जैसे मैंने लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर इसकी मीनिंग की बात करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ए कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट बाय कस्टम्स, लॉ और प्रोफेशनल बॉडी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ए कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट बाय कस्टम्स, लॉ और प्रोफेशनल बॉडी। कि लेखांकन प्रमाप, लेखांकन मानक रीति रिवाजों अथवा पेशेवर संस्था द्वारा लेखाकारों पर लागू की गई आचार संहिता है। लेखांकन मानक रीति रिवाजों अथवा पेशेवर संस्था द्वारा लेखाकारों पर लागू की गई आचार संहिता है। ठीक है, पेशेवर संस्था की बात की गई, यहां ध्यान दीजिएगा, पेशेवर संस्था द्वारा लेखाकारों पर लागू की गई आचार संहिता है, मतलब एक नियम है, कानून है जिसमें समानता हो। उसके बाद फिर देखिए, व्यावसायिक व्यवहारों के मापन, प्रस्तुतिकरण, मान्यता, उपचार एवं प्रकटीकरण के लिए पेशेवर संस्थाओं द्वारा जारी किए गए लिखित वाक्यांश लेखांकन मानक या लेखांकन प्रमाप कहलाते हैं। इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन मानक भी कहते हैं, लेखांकन प्रमाप भी कहते हैं। व्यावसायिक व्यवहारों के मापन, प्रस्तुतिकरण, मान्यता, उपचार एवं प्रकटीकरण के लिए पेशेवर संस्थाओं द्वारा जारी किए गए लिखित वाक्यांश लेखांकन मानक या लेखांकन प्रमाप कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ फिर देख रहे हैं क्या चीज आ रहा है, पेशेवर संस्था, प्रोफेशनल बॉडीज, ठीक है। जैसे आगे विभिन्न लेखांकन नीतियों में एक रूपता लाने, फिर की वही बात आ रही है, विभिन्न लेखांकन नीतियों में जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, उसमें एक रूपता लाने, उन्हें प्रमाणित, सर्टिफाई, लेखांकन व्यवहारों जो अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स हैं, जटिलताओं को, उसमें जो जटिलताएं हैं जो उसमें टिपिकल है कि जटिलताओं को दूर करने, उनमें विश्वसनीयता, प्रामाणिकता लाने के लिए लेखांकन प्रमाणों की आवश्यकता होती है, जिससे विभिन्न संस्थाओं के वित्तीय विवरण में समानता लाकर उन्हें तुलनीय बनाया जा सके, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ रहे होंगे कि विभिन्न लेखांकन नीतियों में एक रूपता लाने, उन्हें प्रमाणित करने, लेखांकन व्यवहारों की जटिलताओं को दूर करके उनमें विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता लाने के लिए लेखांकन प्रमाणों की आवश्यकता हुई है, जिससे विभिन्न संस्थाओं के वित्तीय विवरण में समानता लाकर उन्हें तुलनीय बनाया जा सके। तो देखिए विभिन्न जो संस्थाएं हैं भाई, जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं कि अगर लोग अलग अलग प्रैक्टिशनर अलग अलग उसका बैलेंस शीट या उसका अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि समानता नहीं आएगी, तो उनमें विश्वसनीयता, जिससे लोगों का विश्वास बढ़े उसके प्रति, इसमें विश्वसनीयता लाने के लिए, समानता लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किए जाते हैं। जैसे इंडिया में ICAI इंस्टीट्यूट बनाता है, जो हमारे यहाँ जितने प्रैक्टिशनर हैं वो काम करते हैं इस पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर डिजाइन टू हार्मोनियस diverse accounting policies of broad guidelines regarding the principles, concepts and conventions issued by Institute of Chartered Accountant of India. Accounting standards are designed to harmonious diverse accounting policies of broad the guidelines regarding the principles, concepts and conventions issued by Institute of Chartered Accountant of India। मतलब किसके द्वारा इशूड होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ICAI, जो में CA की डिग्री प्रोवाइड करता है। अब बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब लेखांकन प्रमाण के उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है? बेसिकली देखिए इसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो उद्देश्य होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली दो ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्ट है to uniformity in accounting convention in accounting conversation, to uniformity in accounting conversation means व्यवहारों में एक रूपता लाना। देखिए जो व्यवहार हैं हमारे, जो अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन्स है, अकाउंटिंग जो व्यवहार हैं, जो प्रैक्टिस हो रहे हैं, उनमें क्या लाना, एक रूपता लाना। मतलब ये ऐसा ना हो कि भाई 10 अकाउंटेंट है, एक दूसरी तरह बना रहा है, दूसरा दूसरी तरह बना रहा है, तीसरा तीसरी तरह बना रहा है, अलग अलग बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा, लोगों का विश्वास नहीं होगा। तो उसमें एक समानता लाने के लिए, जिससे लोगों का विश्वास हो, उसी तरह से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता है, विश्वास करने के लिए। दूसरी चीज़ आप कह सकते हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एक तरह का अकाउंटिंग लॉ है, एक तरह का अकाउंटिंग कानून है, जो ICAI इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया जाता है, इशू किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, इस समय इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम करते हैं। जैसे होता नहीं कि भाई किसका वैल्यूएशन कैसे करना है, जैसे अस्थायी संपत्तियों का वैल्यूएशन कैसे करना है, फिक्स्ड का, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है कि नहीं, या आप कह सकते हो कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है। जितने भी इस तरह के हमारे कैलकुलेशन है या ट्रांजेक्शन्स का जो उसका एक्सप्लेनेशन है, ये सब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर जगह अप्लाई होता है? तो अभी आगे बताता हूं। तो जैसे आप देख रहे हो कि यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग कन्वर्सेशन, व्यवहार में एक रूपता लाना का इसलिए बनाया जाता है। दूसरा है टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स वित्तीय विवरणों में अभिव्यक्ति की सीमा निर्धारित करना। जो वित्तीय विवरण हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अभिव्यक्ति की सीमा निर्धारित करना। भाई जैसे वहाँ पे कोई वैल्यूएशन करना है, कोई एक्सप्लेनेशन करना है, तो उसका कैसे नोट्स दिया जाएगा, कैसे कैलकुलेशन होगा, ये बताता है। आगे अब कभी मैंने जैसे बोला कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी संस्थान को अप्लाई करना पड़ता है? नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स केवल कंपनी के लिए कंपलसरी है, बाकी सभी संस्थान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे काम नहीं करते। जैसे हमने लिखा है निम्न संस्थाओं में लेखांकन प्रमाण लागू नहीं होता, कि हमारे कुछ वेरियस इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वहाँ पे कह सकते हो कि इफेक्ट नहीं होता। जैसे सोल ट्रेड एकाकी व्यापार है, पार्टनरशिप फर्म साझेदारी फर्म है, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी,
पंजीकृत सहकारी समितियां हैं, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का एक समूह है, व्यक्तियों का एक गठन है। और ट्रस्ट, प्रन्यास, मैंने बोला 6 चीजें, सोल ट्रेड एकाकी व्यापार, पार्टनरशिप फर्म साझेदारी फर्म, और रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, पंजीकृत या रजिस्टर्ड सहकारी समितियां। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू विभाजित परिवार, ये होता क्या है, जैसे एक ही पिता से जन्मी संतानें जो एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, जिनका हेड ऑफ द फैमिली एक व्यक्ति होता है। जनरली ऐसी फैमिलियां इंडिया में पाई जाती है कि नहीं। जैसे आप देखते होंगे गांव में ऐसी फैमिलियां होती हैं, पता लगा कि जो हेड ऑफ द फैमिली है दादाजी हैं, घर में 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, लेकिन जो जमीन जायदाद जो प्रॉपर्टी हो किसके नाम होती है, दादाजी के नाम होती है, जिनको हम बोलते हैं कर्ता। कर्ता मीन्स हेड ऑफ द फैमिली। तो पूरी प्रॉपर्टी इनके नाम होगी, उनका जो दायित्व होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन बाकी जो फैमिली जो मेंबर्स होते हैं उनका दायित्व कैसा होता है, लिमिटेड होता है। तो यहाँ जैसे मैंने बात किया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उनका, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, व्यक्तियों का कोई समूह है। ट्रस्ट है जो प्रन्यास, जैसे आप आजकल देखें स्कूल कॉलेजेस लोग बनाते हैं, एनजीओ सोसाइटी वगैरह तैयार करते हैं, तो किसी ट्रस्ट के थ्रू उसको रजिस्टर्ड कराते हैं। ट्रस्ट मतलब एक समाज सेवी संस्थान से अटैच करते हैं। अब जैसे मैंने बोला 6 चीज़ें जो हैं, ट्रस्ट की हिंदी होती है प्रन्यास, इसे 6 चीज़ें होती हैं जहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लागू नहीं किया जाता। बेसिकली आप लोग याद रखिएगा, जानते रहिएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड केवल कंपनी बिजनेस पे लागू होता है। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है, उसमें एक सार्वभौमिकता लाने के लिए, समानता लाने के लिए हमारा आईसीएआई इंस्टीट्यूट ये अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि किस चीज़ का वैल्यूएशन, किस संपत्ति का, किस लायबिलिटीज का वैल्यूएशन किस आधार पर किया जाएगा। जैसे लोगों में एक समानता है, एक एकरूपता है, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है आईसीएआई। तो आप देख रहे हो, जैसे मैंने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली 2 तरह का होता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप। दूसरा होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम बोलेंगे भारतीय लेखांकन प्रमाप। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप। अब बात होती है, अगर पूरे विश्व की बात की जाए, अगर विश्व की बात की जाए तो आप जानते हो कि जैसे अगर इंडिया में बात करें, इंडिया आप जानते हो 1947 में फ्री हुआ है। अब भारत का संविधान 26 जून 1950 से लागू होता है। ये तो मैं एक इंडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरे विश्व लेवल पर विश्व की जो भी कंट्रियाँ हैं, जैसे हम जानते हैं कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कुछ कंट्रियों ने आपस में एक समझौता किया है। और जैसे आप देखते हो कि हमारे यहाँ डब्ल्यूटीओ बना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इससे कुछ कंट्रियों ने, या कह सकते हैं विश्व के सभी देशों ने मिलकर के आपस में एक संगठन बनाया है, जिससे क्या हो, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ है, भाई एक दूसरे देश एक दूसरे के यहाँ व्यापार कर सके, इससे उनको बेनिफिट हो। भाई जो हमारे यहाँ नहीं अमेरिका से मंगाएंगे, और जो अमेरिका में नहीं अमेरिका हमारे यहाँ से ले जाएगा। इससे क्या होगा, दोनों देश का अगर आदान प्रदान होगा तो इससे क्या होगा, एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनेगा कंट्रीज में, और साथ साथ हर कंट्रियों का विकास होगा। इससे हमारे जो, जैसे इंडिया विकासशील देश है, एक डेवलपिंग कंट्री है, तो धीरे धीरे ये भी डेवलप कंट्री बन जाएगा, ये भी धीरे धीरे विकसित राष्ट्र होगा। तो बेसिस क्या होता है कि ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये विश्व लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संगठन होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, एक होता है एलपीजी, तो जनरली लोग जानते होंगे एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपके लिए एक अच्छा नहीं है कि आप एलपीजी को लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहेंगे। एलपीजी का सीधा सा मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण। जैसे आज देख रहे हो हर कंट्रियां ज़्यादातर इस सिस्टम पे अपना, कह सकते हो कि इसको ज़्यादा जोर दे रही हैं। जैसे भारत में एलपीजी व्यवस्था सन 1991 के बाद इंप्लीमेंट हुई है। जब हमारे यहाँ कह सकते हो कि आर्थिक व्यवस्था लागू की गई सन 1991 के बाद, तब ये आर्थिक विकास के लिए ये व्यवस्था भारत सरकार ने लागू की। एक इसका मोटो क्या था कि देश, हमारी अर्थव्यवस्था को डेवलप किया जाए, हमारी अर्थव्यवस्था को विकास किया जाए, जिससे सबको रोजगार मिले और देश धीरे धीरे एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर जाए। ये इसका मेन मोटो था। भाई जैसे होता नहीं कि एलपीजी का मतलब हमने कहा कि भाई नियम कानून को आसान कर देना, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो पूंजीपति लोग हमारे यहाँ हैं उनको प्रमोट किया जाए,
कि भाई वो अपना बिजनेस डालें, जिससे क्या होगा, बिजनेस डालेंगे तो हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ साथ हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन को हम विदेशी कंट्रियों में भेजेंगे, वहाँ हमारे पास फॉरेन करेंसी जाएगी, तो धीरे धीरे हमारी जो करेंसी है वो मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। इसलिए हमारी जब करेंसी स्ट्रांग होगी तो हमारा कंट्री भी स्ट्रांग होगा, अगर कंट्री स्ट्रांग होंगे तो हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन होगी स्ट्रांग होगी। कहने का मतलब सबके पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो हमारी भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण। इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप कह सकते हो कि किसी भी कंट्री, या आप कह सकते हो किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था से अटैच कर देना। जैसे इंडिया की इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था को क्या करना है, वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी से अटैच कर देना। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे होगा कि भाई ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण, वैश्व मतलब बिजनेस, व्यवसाय। भाई हम क्या करेंगे, हर कंट्रियों में से व्यवसाय करेंगे, हमारे यहाँ नहीं हम उनके यहाँ से लेंगे, वो उनके यहाँ नहीं हमारे यहाँ से ले जाएंगे, तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, विकास होगा। ये एक सिस्टम था, तो ये आगे मैं डिस्कस करूंगा। जैसे पॉइंट आ गया तो मैं बताने लगा, तो मैंने कहा 1950 के बाद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लागू किया गया विश्व स्तर पर प्रारंभ हुआ सन 1950 में पहली बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्यवस्था। 29 जून 1973 को 29 जून 1973 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति की स्थापना हुई। यह स्थापना कब हुई? 29 जून 1973 को। फिर उसके बाद सन 1999 में ये जो कमेटी थी इसको बदल दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया। अब बदलने के बाद इसको एक बना दिया गया अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप मंडल, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया गया। ये कब बनाया गया? सन 1999 के मतलब उस पर 1999 में बदल दिया गया इसी कमेटी को। अब वर्तमान में अगर हम बात करें, लगभग 100 कंट्रीज, 100 से अधिक देश, मोर देन 100 कंट्रीज, 100 से अधिक देशों की 140 पेशेवर संस्था, लगभग 140 प्रोफेशनल बॉडीज इसके मेंबर है। लगभग मोर देन 100 कंट्रीज, पूरे विश्व लेवल की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व लेवल की। वर्तमान समय में पूरे विश्व में मोर देन 100 कंट्रीज, लगभग 100 से अधिक देश में, जिसमें 140 प्रोफेशनल बॉडीज जो पेशेवर संस्थाएं, हमारे यहाँ 2 पेशेवर संस्थाएं, बेसिकली अगर देखा जाए 3 पेशेवर संस्थाएं काम करती हैं इससे। एक ICI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, दूसरा हमारा है ICWA द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और एक तीसरा हमारा है ICSI द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। लेकिन बेसिकली अकाउंटिंग स्ट्रक्चर को केवल 2 संस्थाएं गवर्न करती हैं, ICA और दूसरा ICAI, दूसरा ICWA। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो ICAI संस्था का है, जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सब लोग जानते होंगे, CA की डिग्री ICAI संस्था देता है और CMA की डिग्री देता है ICWA संस्था। अब आप बात करते हैं, तो वर्तमान में 100 कंट्रीज, मोर देन 100 कंट्रीज के 140 प्रोफेशनल बॉडीज इसके मेंबर हैं, और भारत की 2 संस्थाएं, ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी इसके मेंबर है। टोटल अगर बात करें तो इस समय 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस ICAI इंस्टीट्यूट ने दिया है, जो विश्व लेवल पर, जो हमारा देश भी इसका मेंबर है। इस 100 कंट्रीज हमारा देश भी है। 100 कंट्रीज में लगभग 140 प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं। तो उसमें क्या है, आपस में कमेटी बनी है, आपस में समझौता हुआ है। इससे क्या होगा कि भाई हमारे यहाँ जैसे अकाउंटिंग सिस्टम रख रहे हैं, जो जिस नियम पे बैलेंस शीट बना रहे हैं कंपनीज की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी तरह से अमेरिका का बन रहा है, उसी तरह से रूस का बन रहा है, अलग अलग कंट्रियों का बन रहा है। तो इससे क्या होगा, आपस में एक समानता होगी। तो ये 41 इंटरनेशनल लेवल पर है। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करता हूँ, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी मैंने बोला हमारे यहाँ ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो एक अकाउंटिंग बोर्ड स्टैंडर्ड की स्थापना करता है, जिसकी स्थापना होती है भारत में 21 अप्रैल 1977, 21 अप्रैल 1977 को। और उसके बाद 1999 के बाद, आफ्टर 1999 के बाद भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अनिवार्य कर दिया जाता है। इसका मतलब 1999 के पहले, 1999 के पहले भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अनिवार्यता नहीं थी। ये कंपल्सरी कब होता है? 1999 के बाद। और इस समय हमारे भारत में अगर बात करें तो इस समय भारत में कि ICAI जो इंस्टीट्यूट है वो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया हुआ है, जिस पे हमारा अकाउंटिंग स्ट्रक्चर का, अकाउंटिंग सिस्टम का काम हो रहा है।
तो जनरली जो कंपनीज हैं, जो कंपनियों के जो फाइनल अकाउंट है, उनकी जो बैलेंस शीट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस पर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको एक समान एक कह सकते हो कि उसको एक सार्वभौमिकता या कह सकते हो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन अभी मैंने बोला कि सोल ट्रेड, या मैंने समझाया था आपको, सोल ट्रेड एक एकीकृत व्यापार, पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, पंजीकृत सहकारी समितियां और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह, ट्रस्ट और प्रन्यास। कहने मतलब मिला के जो 6 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए आप कह सकते हो 6 ऑर्गेनाइजेशन, 6 संस्थान है जिनके लिए कह सकते हैं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए मतलब इनके लिए आवश्यक नहीं है। कंपलसरी केवल किसके लिए है? केवल कंपनी के लिए। तो देखिए ओवरऑल मैंने डिस्कस कर दिया इसका मतलब। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक अकाउंटिंग लॉ है जो भारत में आईसीएआई इंस्टीट्यूट देता है, जिससे क्या होता है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनमें एक समानता हो, जिसमें उसमें कोई मिस्टेक या कोई ऐसी कंडीशन ना हो। तो अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको आप सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट दीजिए। कोई समस्या है आपकी, मैं हर समस्या को सॉल्व करूंगा। तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो फिर आपको दूंगा। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई समस्या होगी तो हमें आप लोग बताइएगा। तो आज के लिए बेटा इतना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।